Okay, so today we are going to start the nucleic acid. It is one of the biomolecules. लास्ट टाइम हमने एंजाइम्स के पार्ट को फिनिश किया था, क्योंकि आज हम लोग अगला बायोमोलिक्यूल शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. अच्छा, बेसिकली जो देखो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ना, हाँ, अगर आप लोगों को पता हो तो एक चीज़ होती है हेरिडिटी, या वी कैन से द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, है ना. बायोलॉजी वाले होंगे उनको पता होगा. तो बेसिकली हेरिडिटी होती क्या है? हेरिडिटी क्या होती है? पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, वो जो अनचेंज प्रॉपर्टीज़ होती है ना. देखिए फॉर एग्जांपल जो है ना, फेसिंग जैसे होती है ना. बहुत सारे बच्चों की फेसिंग जो है अपने माँ बाप से मिलती है ना, अपने पेरेंट्स से मिलती है. किसी की वॉइस मिलती है ना, किसी के हेयर कलर्स मिलते हैं, आई कलर्स मिलते हैं, स्किन कलर्स मिलते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से जो बहुत सारी जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से जो है चाइल्ड के अंदर क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, शिफ्ट होती हैं. तो वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या वो जो हेरिडिटी है, वो जो ट्रांसफ़र होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से. तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और हेरिडिटी, है ना. तो बहुत सारे जितने भी स्पेसीज़ हैं, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, बल्कि जितने भी दूसरे जो एनिमल्स वगैरह हैं, है ना. इसलिए कि देखिए एनिमल के अंदर भी क्या होता है ना, जो एनिमल होगी, गोट है तो गोट के जैसा जो उसका जो बच्चा होगा है ना, गोट के जैसे ही उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसके जो अपीयरेंस होगा, कलर, आमतौर से शेप है, साइज़ है, वो सारा होता है ना. इंसानों में, ह्यूमंस के अंदर भी वैसा ही होता है. तो ये जो हेरिडिटरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हेरिडिटी जी की जो एक पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जो शिफ्ट होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से. ठीक है. तो हमको अब सबसे पहले तो फंक्शन समझ में आ गया. अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बेसिकली ये भी क्या एक बायोमोलिक्यूल है. ठीक है. एक ऐसा बायोमोलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हेरिडिटी के लिए, या वी कैन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है RNA, एक होता है DNA. ठीक है. RNA, R फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड. ठीक है. तो RNA का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो यह है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. बेसिकली ये कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है. जो हमारी लिविंग सेल के अंदर, जो ह्यूमन सेल्स के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, वीकेंड्स अगर ह्यूमन की बात करें तो फ्लूइड्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म. बायोलॉजी वालों को पता होगा. तो RNA जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. एक होता है DNA, है ना, नाम तो हम सब ने सुना होगा. DNA का फुल फॉर्म क्या? डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड. ठीक है. तो ये डीऑक्सी राइबो हो गया D के लिए, N के लिए न्यूक्लिक हो गया, A के लिए एसिड हो गया. और ये जो पाया जाता है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. हम सबको पता है कोई भी ह्यूमन सेल होगा या कोई भी सेल होगा, उसमें एक पहले अंदर एक मेन जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर दूसरी चीज़ें होती हैं. तो RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और DNA जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो ह्यूमन सेल्स के या किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. और इनका काम क्या है? इनका काम है हेरिडिटी बनाना, या वी कैन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना पेरेंट्स से लेकर हमारे चाइल्ड के अंदर, है ना. हम सब और इसकी डिटेलिंग, अगर ये सब बायोलॉजी की डिटेलिंग में अगर क्रोमोसोम लेवल है और वो सारा जो है उस लेवल के ऊपर बात करेंगे तो ये सब इसी के अंदर होता है. आती है बात समझ में? हमको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो अब DNA होते, जैसे अभी तक हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के अंदर, फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पढ़ा. तो इसी तरह हमको बात करना है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो एक चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा जो समझ इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बेसिक है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना. दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड्स. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे तो जो पॉलीमर बनेगा उसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड्स. तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ. तो अब ये याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रक्चर पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड के. अगर आप लोग याद करो तो हमने देखा था प्रोटीन्स पॉलीमर किसके होते थे? अल्फ़ा अमाइनो एसिड के. मतलब बहुत सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड हैं, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा. इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में ज्वाइन होंगे
तो हमको क्या मिल जाएगा, डीएनए और आरएनए मिल जाएगा। ठीक है, तो डीएनए में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, आरएनए में फ्यू थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। बट दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। ठीक है, आती है बात समझ में। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब अभी हमने डेफिनेशन ये देखी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड होंगे, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे, जिससे हमको मिलेगा क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो अब देखना ये है कि अब बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और एक मरतबा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, बस क्या करो, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करते चले जाओ, यू विल गेट द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो याद रखना, न्यूक्लियोटाइड भी कोई सिंपल सा आसान सा मॉलिक्यूल नहीं है। न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स, के 3 कंपोनेंट से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फाइन, तो उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो एक हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, विच इज़ नथिंग बट द मोनोसैकेराइड। ठीक है, एक मोनोसैकेराइड होगा। मोनोसैकेराइड हम लोग कार्बोहाइड्रेट में यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो वो होता है एक पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 है ना, पेंटा याद है, अगर आप हमको याद हो, ट्रायोस है ना, टेट्रोज, हेक्सो, पेंटोज, हेक्सोस हमने देखा था। तो पेंटोज शुगर में वो कार्बन कितने होंगे, 5। और याद रखना, इसके अंदर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है राइबोज। तो क्या यूज़ होता है, राइबोज। राइबोज एक पेंटोज शुगर है। राइबोज क्या है, एक पेंटोज शुगर है, जो किसका पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है। तो 3 पार्ट है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक पेंटोज शुगर होता है ना, एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक जो है फॉस्फेट होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पेंटोज शुगर दैट इज़ द मोनोसैकेराइड, और वो भी स्पेसिफिकली क्या होता है कि राइबोज होता है। फाइन, तो अब देखिए, अब मैंने लिख दिया डायरेक्ट राइबोज का मैंने स्ट्रक्चर लिखा कि पेंटोज है ना। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 4 कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और 5वां कार्बन यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन वाले हो गए, दैट्स वाई इट इज़ पेंटोज, और 5 मेंबर्ड रिंग है। और अगर आपको याद होगा तो फ्रुक्टोज में हमने देखा था कि फ्रुक्टोज के अंदर भी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, इसलिए उसको फ्यूरेनोज बोलते थे। याद है सबको, फ्रुक्टोफ्यूरेनोज है ना, पिछले लेक्चर्स में देखिए। वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, इसलिए कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन, 4 कार्बन होते हैं। सेम स्ट्रक्चर एक जो है कंपाउंड होता है फ्यूरेन। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने फ्यूरेन इस तरीके से बनाया था। ठीक है, फ्यूरेन जो है हमने इस तरीके से बनाया था। फ्यूरेन 4 कार्बन होते थे, एक ऑक्सीजन होती थी, ये 5 मेंबर रिंग इस तरीके से होता था। तो उसका स्ट्रक्चर क्योंकि फ्यूरेन के सिमिलर था, दैट्स वाई उसको फ्रुक्टोफ्यूरेनोज बोला गया था। अब जो राइबोज का भी स्ट्रक्चर है ना, वो भी फ्यूरेन के सिमिलर है। देखिए, इसमें भी राइबोज के अंदर भी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, इसलिए इसको राइबोफ्यूरेनोज भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, राइबोफ्यूरेनोज। आती है बात समझ में। अच्छा, अगर इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद होगा तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो सबसे बॉटम मोस्ट वाला जो कायरल कार्बन है, उसमें OH ग्रुप किधर होगा, राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोग ये बीटा और अल्फ़ा कब लिखते थे, बीटा अल्फ़ा लिखते थे कार्बन 1 के ऊपर OH ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से। तो कार्बन 1 पर अगर OH ग्रुप की पोजीशन, OH ग्रुप ऊपर है तो उसको क्या बोला जाता था, बीटा, और अगर नीचे होती थी तो उसे क्या बोला जाता था, अल्फ़ा। तो अब देखिए क्या हो गया, बीटा, उसके बाद ये डी कॉन्फ़िगरेशन है और राइबोज से बना है, और बट इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्यूरेनोज। तो अगर इसका कंप्लीट नेम देखेंगे तो इट इज़ बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज। ठीक है, आती है बात समझ में। अच्छा, अब ये जो होता है ना, देखो यही सिर्फ जो मोनोसैकेराइड है या ये जो पेंटोज शुगर है, ये डिफरेंशिएट करती है डीएनए को और आरएनए को। बस एक सिंपल सा एकदम स्मॉल सा एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। देखो, दोनों भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट दोनों में कॉमन है। मोनोसैकेराइड दोनों में होगा, पेंटोज शुगर, ठीक है, दोनों में नाइट्रोजन बेसिस होंगे, दोनों के अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। और वो नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो दोनों में बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता।
सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए को जो डिफ़र करने वाली चीज़ है वो यही वाली चीज़ है, विच इज़ पेंटोज शुगर या वी कैन से द मोनोसैकेराइड। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस भी कहाँ पर है, बहुत ही स्मॉल सा डिफरेंस है। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये स्ट्रक्चर बनता है। अब दूसरा होगा डीएनए। अब डीएनए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी, है ना, उससे राइबो न्यूक्लिक एसिड से पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, डीऑक्सी लगा रहे हैं। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डी का मतलब होता है रिमूव करना। तो मतलब हम लोगों को एक ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है। डीऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब रिमूव करना। तो एक ऑक्सीजन जो रिमूव होगी, देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 के में आरएनए के पास ये जो OH ग्रुप की जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम लोग निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हाइड्रोजन बचेगी। समझ में आती है बात। देखिए ये वाला OH ग्रुप देखिए कार्बन नंबर 2 के ऊपर, कार्बन नंबर 2 के OH ग्रुप में से अगर हमने ऑक्सीजन निकाल दी तो डीऑक्सी का ऑपरेशन किया हमने, वो निकालने के बाद यहाँ सिर्फ क्या बच गए, यहाँ पर बच गए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो बस ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर, इतना स्मॉल डिफरेंस। 3 कंपोनेंट से बन के न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसमें 2 कंपोनेंट नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट बिल्कुल सेम होते हैं। मोनोसैकेराइड भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी राइबोज है, यहाँ पर भी राइबोज है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कार्बन नंबर 2 के अंदर से जो आरएनए के अंदर जो राइबोस के अंदर कार्बन नंबर 2 पर का जो OH ग्रुप है, उसके अंदर से एक ऑक्सीजन निकाल दो और वहाँ पर बचेगा H। तो इसलिए इसे बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई बात समझ में। अब सेम स्ट्रक्चर पूरा वही है, ये भी क्या हो जाएगा, ये राइबोज या राइबोफ्यूरेनोज भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पर। और यहाँ ये भी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, सेकंड वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन निकाल दिया ना हमने, इसलिए इसको कैसे लिखा जाता है, 2-डीऑक्सी। बीटा कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, डी कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, ठीक है, लेकिन ये 2-डीऑक्सी क्यों लिखा हमने, इसलिए कि सेकंड वाले कार्बन की एक ऑक्सीजन हमने निकाल दी, इसलिए इसको बोला जाता है बीटा 2-डीऑक्सी डी राइबोज या डी राइबोफ्यूरेनोस। आती है बात समझ में। तो ये बहुत ही जो है माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इस एक माइनर से डिफरेंस की वजह से पूरी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आरएनए और डीएनए के अंदर जो पहला पार्ट है दैट इज पेंटोज शुगर, दोनों के अंदर राइबोज होगा। राइबोज का स्ट्रक्चर फ्यूरेन के जैसा होता है, इसलिए इसको राइबोफ्यूरेनोस बोलते हैं, ठीक है। डी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है। बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो इसका हैवर्थ स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अपर साइड में है, दैट्स वाई बीटा डी राइबोफ्यूरेनोस। ये हो गया आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर एक डिफरेंस होता है, आरएनए का जो सेकंड कार्बन है उसकी ऑक्सीजन को निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 2-डीऑक्सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बची, हाइड्रोजन, बाकी सेम है बीटा 2-डीऑक्सी डी राइबोज या डी राइबोफ्यूरेनोस। आती है बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ओके, तो पहला पार्ट हमने देखा, न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट जो था मोनोसैकेराइड था, राइबोज वाला। अब दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं ना, अरे वी कैन से आमतौर से साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अब देखिए जो हमारे डीएनए या वी कैन से द न्यूक्लियोटाइड जो हैं उसके अंदर 5 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, या नाइट्रोजन बेस के 5 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब वो जो 5 कंपाउंड है उसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। और बेसिकली वो जो 5 कंपाउंड है वो 2 पेरेंट कंपाउंड से मिले, मतलब कैसा होगा, टोटल 5 कंपाउंड्स होंगे, टोटल 5 नाइट्रोजन बेसिस होंगे। उसमें एक है प्यूरिन का मदर है और एक है पायरेमिडीन। तो देखो ये 2 बेसिस हैं या ये 2 पेरेंट कंपाउंड हैं। प्यूरिन से हमको मिलता है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। पायरेमिडीन से मिलता है यूरेसिल, थायमिन, इस तरीके से टोटल, मतलब और एक है इसमें, तो टोटल 3 इसमें मिलते हैं, 2 इसमें मिलते हैं। तो बेसिकली प्यूरिन का डेरिवेटिव होगा एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। प्यूरिन का जो डेरिवेटिव, मतलब ये जो पेरेंट प्यूरिन है, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज करके हम लोगों के पास 2 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। एक कंपाउंड को बोला जाता है एडेनिन, एक कंपाउंड को बोला जाता है गुआनिन। तो ये दोनों नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली ये हमारे न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं, आइदर एडेनिन होगा या गुआनिन होगा, बट ये बनते किससे बनते हैं, प्यूरिन से। ये लोग, इन दोनों को हम लोग प्यूरिन से ड्राइव कर सकते हैं, दैट्स वाई इनको पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद उन दोनों का लिखा जाता है। बाद में उसके बाद पायरेमिडीन से भी 3 बनते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो टोटल 5 में से सबसे पहला तो ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट का नाम क्या है, प्यूरिन।
तो प्यूरिन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो दो हैं, पहला है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। अब सबसे पहले तो प्यूरिन को ही समझिए क्या होगा, ठीक है। तो देखो दो रिंग है, ध्यान से समझना, दो रिंग है, एक जो है पेंटागोनल रिंग है, एक हेक्सागोनल रिंग है, ये आपस में अटैच, ठीक है। दो रिंग है, एक पेंटागोनल 1 2 3 4 5 और एक हेक्सागोनल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है ना। पेंटागोनल रिंग में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, हेक्सागोनल रिंग में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशंस देखिए ज़रा सा, डबल बॉन्ड की पोजीशन ये इनके बीच में यहाँ पर है, इस नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड है, इसके साथ एक भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी अपने को पता है 3 होती है, तो 1 2 3, इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगी। ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, एक हाइड्रोजन लगाया, तो ये है। इसी तरह ये हेक्सागोनल रिंग में भी दो नाइट्रोजन है। अब देखिए इसकी वैलेंसी 1 2 3 फुलफिल है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 फुलफिल है, ये हो गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज देखिए, है ना, ये कार्बन है 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, इस तरह ये कार्बन 1 2 3, तो इसके पास एक क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, वो हम लोग शो नहीं करते। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन शो करना पड़ेगा, बट कार्बन की शो करते हैं क्या, नहीं। सिमिलरली यहाँ पर एक कार्बन 1 2 3, इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन है 1 2 3, इसके पास एक हाइड्रोजन है। समझ में आती है बात। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा लिखने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोगों को एटलीस्ट प्यूरिन और पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर एक बार दो बार लिखो, आराम से याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। दो रिंग बनाओ, एक पेंटागोनल रिंग, एक हेक्सागोनल रिंग, है ना, यहाँ पर दो नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ पर दो नाइट्रोजन लगाओ, वैलेंसीज को अकॉर्डिंगली क्या करो, डबल बॉन्ड के बाद में बैलेंस करो, ठीक है। नंबरिंग दे दिया मैंने, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए जो पहला हमारा नाइट्रोजन बेस बनता है विच इज़ कॉल्ड एज एडेनिन, ये इसी का डेरिवेटिव है। इसी का क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में करना क्या है कि ये वाला जो कार्बन है, ध्यान से देखिए ज़रा, ये वाला जो कार्बन है 1 2 3, 3 वैलेंसी इसके पास है, एक चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फुलफिल है, तो वो हाइड्रोजन निकाल कर उसके साथ एक NH2 ग्रुप हमको यहाँ पर लगाना है। ये इस कार्बन के पास की जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करो और उसके पास यहाँ पर क्या लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो। बाकी सारा के सारा कंपाउंड बिल्कुल सेम होगा। तो प्यूरिन के अंदर जो 6th वाला कार्बन है, उसके हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर हम लोग यहाँ पर NH2 ग्रुप लगाते हैं तो वो हमको क्या मिल जाता है, एडेनिन मिल जाता है, ठीक है। जो कंपाउंड मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, एडेनिन, और उसका सिंबल है कैपिटल ए, ठीक है। उसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा अब है ग्वानिन, सेम चीज़, प्यूरिन है। अब प्यूरिन के अंदर के देखो उसमें चेंजेस क्या है। सबसे पहला चेंज तो ये वाला जो कार्बन है, यहाँ की हाइड्रोजन निकालो और यहाँ की हाइड्रोजन निकाल कर उसके साथ क्या अटैच कर दो, NH2 ग्रुप अटैच कर दो। सबसे पहला चेंज तो ये, यहाँ पर 6th वाले कार्बन के हाइड्रोजन निकाल कर NH2 ग्रुप ऐड किए थे, यहाँ पर 2nd वाले कार्बन के हाइड्रोजन निकाल कर क्या किया हमने, NH2 ग्रुप ऐड किया। बट यहाँ का जो 6th वाला कार्बन है उसके साथ हमको डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगानी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ का जो कार्बन है उसके साथ हमको क्या करनी है, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन लगानी है। अब देखिए ये कार्बन के साथ इसकी ऑलरेडी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ वैलेंस, इसको देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH, और ये कुछ इस तरीके से, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, दिस इज़ माई कार्बन नंबर 6। अब अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन निकाल कर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाऊंगा, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, जो पॉसिबल है क्या, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉन्ड रिमूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से था यहाँ पर। अब ये कार्बन की वैलेंसी 5 है, इसको बैलेंस करने के लिए एक बॉन्ड को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 4 वैलेंसी कार्बन की फुलफिल हो गई। बट ये नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए अब कितनी हो गई, 2 ही हो गई। इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। आती है बात समझ में। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल था इसलिए यहाँ पर सिंगल हो गया, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल हो गई। और ये नाइट्रोजन की देखिए 1 2 एंड 3, नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोला जाता है, ग्वानिन। तो याद रखना, आउट ऑफ 5 नाइट्रोजन बेसेस 2 आर डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन, है ना। प्यूरिन एक कंपाउंड है जिससे 2 हमने ड्राइव किया। ये नहीं होता, याद रखना, हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा। आती है बात समझ में। तो एडेनिन या ग्वानिन होगा,
तो अब वो उसको बनाना कैसे है, प्यूरिन से बनाना है। तो प्यूरिन के अगर 6 वाले कार्बन पर हाइड्रोजन निकाल कर NH2 ग्रुप रख दो तो वो क्या बन जाएगा, एडेनिन। और प्यूरिन के सेकंड वाले कार्बन के हाइड्रोजन निकाल कर NH2 ग्रुप रखो और 6 वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़कर अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर बैलेंसिंग की तो वो क्या बन जाएगा, ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों क्या है हमारे पास, प्यूरिन के नाइट्रोजन के बेसिस। आई बात समझ में, दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, DNA के अंदर भी और RNA के अंदर भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप लोगों को इनको याद रखना है, तो एक बार 2 बार स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोगों को बिल्कुल आसानी के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग दूसरा जो है पेरेंट कंपाउंड देखेंगे, दैट इज़ पायरिमिडीन, है ना। प्यूरिन से हमने 2 नाइट्रोजन बेसिस बनाए थे, एडेनिन और ग्वानिन। अब जो दूसरा पेरेंट कंपाउंड है दैट इज़ पायरिमिडीन, है ना, वो था प्यूरिन, ये था पायरिमिडीन। ठीक है, इससे हम लोग 3 अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, जो है एक साइटोसिन जिसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा यूरेसिल जिसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है, और थर्ड इज़ थायमिन जिसे T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, उसमें डबल रिंग थी, इसमें सिंगल रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग है, बिल्कुल बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है, सिर्फ 2 अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन है। देखिए ये कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है अल्टरनेट पोजीशन पर, और हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पायरिमिडीन। बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड है, बेंजीन रिंग बना दो और 2 जो है अल्टरनेट पोजीशन पर है ना, ये एक छोड़कर ये यहाँ पर क्या कर दिया हमने, नाइट्रोजन रख दिया। अब सबकी वैलेंसीज भी चेक कर ली, नाइट्रोजन की 1 2 3, यहाँ 1 2 3, और सब कार्बन के पास 3 वैलेंसी है, चौथी क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इस तरीके से हमने इसको नाम दिया। अब आते हैं एक एक कंपाउंड की तरफ। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं साइटोसिन। साइटोसिन का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल C। इसमें देखो 2 चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो ये कार्बन है, इसके की जो हाइड्रोजन है इसको हटाओ, यहाँ पर क्या रख दो, NH2 ग्रुप रख दो। बॉन्डिंग में वैलेंसी में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि हमने सिंपली क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाली और उसकी क्या रख दिया हमने, NH2 ग्रुप रख दिया। अब ये जो सेकंड कार्बन है इसके साथ हमको ज्वाइन करना है डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो सेकंड कार्बन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से। तो ये मेरा सेकंड कार्बन अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या है, CH है। तो ये जो सेकंड कार्बन एक तरफ ये नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, ये नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है। अब अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रखता हूँ तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। 1 2 3 4 5, 4 करने के लिए क्या करेगा वो, 4 करने के लिए एक बॉन्ड फिनिश करेगा। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी 4 हो गई। लेकिन अब ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये नाइट्रोजन के पास देखिए 2 बॉन्ड हो गए। तो तीसरी वैलेंसी फुलफ़िल करने के लिए क्या करेगा, NH ग्रुप के साथ, H को अपने साथ ज्वाइन कर लेगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लग गया, NH लग गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर NH2। आई बात समझ में। तो साइटोसिन बनता ऐसे है कि 4th वाले कार्बन पर तो NH2, सिंपल हाइड्रोजन हटाओ NH2 रखो, सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाओ और अकॉर्डिंगली बैलेंस करो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा साइटोसिन। अब आते हैं यूरेसिल की तरफ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ O ग्रुप है, यहाँ पर दोनों सेम पोजीशन पर O ग्रुप होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का पार्ट होगा और यहाँ पर भी NH2 की जगह ऑक्सीजन का पार्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम होगा। अब देखते हैं कार्बन नंबर 4 पर अगर हम लोग, तो देखिए ये कार्बन नंबर 4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, यहाँ पर CH है, यहाँ पर एक दूसरे कार्बन से अटैच है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से अटैच है, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी क्या करना है, मुझको डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगानी है। तो अब ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। अगेन वो क्या करेगा, एक वैलेंसी रिमूव करेगा, अपनी वैलेंसी बैलेंस किया। अब ये नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये थर्ड वैलेंसी फुलफ़िल करने के लिए हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगा। तो यहाँ पर भी NH ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी NH ग्रुप आ गया। आती है बात समझ में। देखो थोड़ा लॉजिक से याद करोगे ना तो ज़्यादा रटने की या मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O की वजह से ये डबल बॉन्ड फिनिश हो गया और ये नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या आ गई, हाइड्रोजन आ गई। फाइन, सिंपल। थर्ड में देखिए, अब ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है थायमिन के अंदर, ये ऑक्सीजन। एक चेंज सिर्फ क्या है, अब यहाँ पर तो देखिए ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ये कार्बन की वैलेंसी 3 है ना, 1 2 3, चौथी क्या इसके पास, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन निकाल कर हमने क्या कर दिया, CH ग्रुप लगा दिया। बाकी कुछ चेंजेस होंगे क्या, नहीं, क्योंकि एक वैलेंसी निकाला, दूसरी वैलेंसी हमने अटैच कर दिया, तो वैलेंसी उसकी जैसी की वैसी रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है थायमिन। तो ग्रेजुअली देखेंगे तो साइटोसिन में एक O है कार्बन नंबर 2 पर और 4 पर NH2 है।
यूरेसिल में दोनों जगह ऑक्सीजन है और थायमिन में दोनों जगह ऑक्सीजन, और उसके बाद जो 5th वाला कार्बन है उसके अंदर एच हटाकर हमने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। आई बात समझ में? तो ये भी एक बार आप लोग स्ट्रक्चर लिखोगे, लिख कर याद करोगे तो सिंपल हो जाएगा आप लोगों को याद रखना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब हमने जो 5 जो है नाइट्रोजन के बेसिस की बात करी, दैट इज़ एडेनिन, ग्वानिन, वो किससे आता है, प्यूरिन से आता है। उसके बाद में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये किससे मिलता है हमको, पायरिमिडिन से मिलता है। अब ये जो 5 बेसिस है ना, अब ये डिफरेंट जो है मतलब बोलना चाहिए अलग अलग बेसिस क्या करते हैं, अलग अलग उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये DNA, RNA ये हर एक में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर मैं DNA की बात करूँ ना, देखो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब DNA के अंदर भी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट हो सकते हैं, और RNA के अंदर भी एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो अब यूरेसिल और जो थायमिन बचे, तो उसमें याद रखना थायमिन जो होता है वो सिर्फ DNA में पाया जाता है, और यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ RNA में पाया जाता है, ठीक है। अब इनकी प्रेजेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, तो जो 5 नाइट्रोजन बेसिस हैं उसमें से 3 जो है एडेनिन और ग्वानिन, मतलब प्यूरिन के जो दोनों हैं वो तो इनमें मिलेंगे, इसी तरह पायरिमिडिन का जो साइटोसिन है वो भी दोनों में मिलेगा। तो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तीनों नाइट्रोजन बेसिस DNA में भी पाए जाते हैं, RNA में भी पाए जाते हैं। बट यूरेसिल और थायमिन के अंदर से जो थायमिन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, DNA में मिलता है, और जो यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, RNA में मिलता है। थायमिन आपको कभी RNA में नहीं दिखेगा और यूरेसिल आपको कभी DNA के अंदर नहीं दिखेगा। ये एक इतना सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूक्लियोटाइड का अगला पार्ट है दैट इज़ द फॉस्फेट ग्रुप, वो हम लोग इसको देखने वाले हैं। फाइन, थैंक यू।